हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी स्टडी पर भी फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th की क्षितिज बुक से कन्यादान पोएम। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये पोएम है और आपको इसके नाम से ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस बारे में यहाँ पे बात होने वाली है। तो कन्यादान क्या होता है? कन्यादान एक रस्म होती है, एक रीति होती है, ट्रेडिशन होती है। क्या करती है यहाँ पे? जो माँ होती है या फिर जो पापा होते हैं, पापा जी होते हैं, जो पिताजी होते हैं, वो अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, अपनी बेटी का विवाह करते हैं, अपनी बेटी को पराये घर भेजते हैं। तो बेटी क्या होती है? पराया धन होती है। शायद आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बेटी पराया धन होती है, मतलब वो क्या होती है, उसको पूरी ज़िंदगी माँ बाप उसके पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस जिस दिन उसको उसका कन्यादान करना पड़ता है, उसको अपने पति के घर जाना पड़ता है। एक दिन ऐसा भी आता है। तो इस पति के घर जाने से पहले इस बेटी को माँ कुछ सीख देती है। माँ कुछ सीख देती है क्योंकि ये जो माँ है, ये भी एक बहू है, ये भी कहीं और से आई है, मतलब इसका भी पहले कहीं पे मैका होगा और ये यहाँ पे आई है, अपनी ससुराल में आई है। तो जो परेशानी इसने झेली होंगी, वो ये चाहती है माँ कि ये मेरी बेटी ना झेले ऐसी परेशानी। तो पहले ही ये कन्यादान करने से पहले ही, उसकी शादी करने से पहले ही कुछ सीख दे रही है कि जब ससुराल में जाओ तो ये करना, ये मत करना, कुछ नसीहतें दे रही है। तो वही उसी का वर्णन इसमें कहा गया है, उसी का वर्णन इसमें करा गया है इस पोएम में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये पोएम है, कुछ सीख दे रही है यहाँ पे इसकी माँ। ठीक है, अभी देखिए पिक्चर भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देगी। ये है बेटी और ये है इसकी माँ। तो माँ जो है इस बेटी को कुछ सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है, अभी यही सारा हम पढ़ने वाले हैं इस पोएम में। तो इससे पहले हम इसका ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि किस बारे में है, किस थीम पर बेस है ये, इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो कन्यादान है पोएम, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है ऋतुराज जी ने। किसने? ऋतुराज जी ने। अगर ऋतुराज जी के बारे में आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, देखिए ये उसका जीवन परिचय है इन कवि का, ऋतुराज जी का। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप वैसे पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपका। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे ऋतुराज जी का जीवन परिचय तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। चलिए तो बता देते हैं। देखिए तो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील ये पोएम है, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से उठी हुई पोएम है ये। काफ़ी क्या क्या होता है लड़कियों के साथ, इसमें थोड़ा कुछ कुछ बताया गया है ना। तो यही पढ़ेंगे इसमें हम। और देखिए जो महिला की एक, मतलब जो लड़की की एक पहचान बना ली जाती है समाज में कि वो कमज़ोर है, उसकी कोमलता को कमज़ोरी समझ लेते हैं। तो इस बारे में भी इस कविता में बात की है ना। इसको आप पढ़ के देखेंगे। वैसे जो हम बता रहे हैं वो भी यही है। ये लिखा है ना, देखिए कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। मतलब उसकी कोमलता को लोग क्या समझ लेते हैं? कमजोरी समझते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये सब होता है लड़कियों के साथ, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रकट करते हैं ये हमारे कवि ऋतुराज। अब तो खैर कम देखने को मिलता है ऐसा, लेकिन पहले ज़्यादा होता था। तो ये जो हमारे ऋतुराज जी हैं कवि, ये इसका विरोध प्रकट करते हुए इस कविता में कुछ लिखते हैं। और देखिए इसमें क्या कहा गया है लड़की को, इसमें बेटी को कहा गया है अंतिम पूंजी, माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। मतलब जब बेटी का विवाह होता है तो माँ बिल्कुल अकेली हो जाती है। मतलब लड़की क्या होती है, उसकी बेटी क्या होती है, उसकी पूरी पूंजी होती है। उसके जाने के बाद, उसके विवाह करने के बाद माँ के पास कुछ नहीं बचता, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। तो इसलिए उसको अंतिम पूंजी कहा गया है। पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। खैर यहाँ पे पूंजी को पूंजी ही आप समझिए। तो लड़की को, बेटी को क्या कहा गया है? अंतिम पूंजी कहा गया है। मतलब अगर लड़की का विवाह हो जाएगा तो बेचारी माँ के पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि उसी के साथ वो सारी बातें शेयर करती है लड़की माँ के साथ, और हर सुख दुख में माँ उसका साथ देती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसी को अपने पति के घर जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ के। तो उसकी आंखों में भी आंसू निकल आते हैं माँ के, है ना। तो इसमें ये सब बताया गया। तो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील ये पोएम होने वाली है। संवेदनशील को इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव। तो चलते हैं पोएम की ओर, अच्छे से देखेंगे वो लाइन बाय लाइन, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये रही हमारी पोएम। पहली लाइन है इसका, पहला लाइन है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, मतलब जब बेटी का कन्यादान होता है, बेटी का दान करते हुए, लड़की का दान करते हुए, उसका जो दुख था ना वो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक था। प्रामाणिक मतलब जेन्युइन था, वो कोई नाटक नहीं कर रही थी, वो कोई दिखावा नहीं कर रही थी। उसका दुख जो था वो प्रामाणिक था। मतलब प्रामाणिक कहते हैं बिल्कुल एक्चुअल था, वास्तविक था उसका दुख, कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी वो।
तो जब अपनी बेटी को दान में देती है, कन्यादान करती है माँ, तो काफ़ी ज़्यादा उसका दुख जो होता है वो प्रमाणिक होता है। तो यही यहाँ पे कवि कह रहे हैं इस लाइन में, 2 लाइन में, कि लड़की को दान में देते वक्त जो उसको दुख हुआ था वो बिल्कुल एकदम सच्चा था, वो एकदम वास्तविक था, प्रमाणिक था, उसमें कोई झूठपन नहीं था, उसमें कोई मिथ्याता नहीं थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया है यहाँ पे लड़की को, उस बेटी को, क्योंकि अगर वो बेटी चली जाएगी ना, बेटी का शादी हो जाएगी, तो फिर माँ के पास कुछ नहीं बचने का, जो था उसका बेटी ही थी, जो उसका था वो सिर्फ बेटी ही थी। उसके जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे उसको अंतिम पूंजी कहा गया है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि दान में देते वक्त, बेटी का कन्यादान करते वक्त उसका दुख बहुत ज़्यादा सच्चा था, और इस तरह से उसका दुख प्रकट हो रहा था कि जैसे बेटी जो है उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पे कुछ इन 3 लाइनों से ये कहना चाह रहे हैं हम कवि, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, लड़की अभी सयानी नहीं थी। अब यहाँ पे सयानी का मतलब समझिए सबसे पहले। देखिए, सयानी का मतलब होता है समझदार नहीं थी। मतलब अभी क्या देखा था उसने, सिर्फ और सिर्फ सुखों का ही अनुभव किया था, अभी उसने केवल और केवल सुख ही देखे थे, अभी दुख का सामना उसने नहीं किया था। जो जिंदगी की रियलिटी होती है, जो जिंदगी का वास्तविकता होती है, उसको उसने अभी अनुभव नहीं किया था। तो इसी सेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब समझदार नहीं थी अभी इतनी, उसने अभी तक दुखों का अनुभव नहीं किया है, सुख को ही देखा है अभी तक। यहीं पे यही कहना चाह रहे हैं कवि। तो पढ़ते हैं इसको, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी क्या थी वो? सीधी सादी थी, एकदम भोली भाली थी, सीधी सादी थी, सरल स्वभाव की थी, सॉफ्ट बिहेवियर की थी। तो इतनी ज़्यादा सियानी नहीं थी, मतलब सयानी का मतलब है यहाँ पे समझदार नहीं थी। तो यही यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। हमने बताया ना आपको, उसको केवल क्या होता था? सुख का आभास तो होता था, मतलब अभी तक उसने सुख ही सुख देखा था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन अगर कोई उसको दुख आ जाए तो उसको बाँचना, मतलब दुख को ओवरकम करना नहीं आता था। दुख से पार पानी नहीं आती थी। तो उसको पार पाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी? माँ के पास जाती थी, वो माँ के साथ अपनी बातें शेयर करती थी। लेकिन अभी वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, अभी वो इतनी ज़्यादा परिपक्व नहीं थी कि अपना दुख खुद समझ सके और खुद अपने दुख को कम कर सके। तो अपने दुख को कम करने के लिए उसको माँ की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन माँ तो वहाँ पे होगी नहीं, जब ससुराल जाएगी तो माँ तो उसके पास होगी नहीं। तो इसलिए माँ यहाँ पे सीख दे रही है कि लड़की को अभी पता लगेगा क्या क्या सीख दे रही है। तो अभी पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़की का स्वभाव कैसा था, लड़की का नेचर कैसा था। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लड़की क्या थी? सयानी नहीं थी, मतलब समझदार नहीं थी, अभी थोड़ी थोड़ी भोली भाली थी, वो सीधी सादी थी। उसको सुख का आभास तो होता था, मतलब अभी तक उसने सुख ही सुख देखे थे, दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचने का मतलब है यहाँ पे उसको दुख को पार पाना नहीं आता था। उस दुख के पार कैसे पाए, उस दुख से ओवरकम कैसे करे, वो इसको नहीं आता था अभी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ लड़की के नेचर के बारे में बताया गया है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहीं पे भी यही कहा जा रहा है कि अभी उसने केवल और केवल सुख ही सुख देखे हैं, दुख अभी उसने नहीं देखे हैं, दुख का अनुभव उसने नहीं किया है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको इतना ज़्यादा प्यार किया ना कि कभी दुख होने ही नहीं दिया। और अगर कोई दुख हुआ भी तो हर सुख दुख में उसकी माँ ने उसका साथ दिया। तो अभी उसने क्या किया? अभी उसने हर किसी सुख दुख में उसका साथ दिया माँ ने, लेकिन अभी उसको दुख बांटना नहीं आया, दुख बाँचना नहीं आया, दुख से ओवरकम करना नहीं आया, दुख से पार पाना नहीं आया। तो यहाँ पे आपको सीख देती है। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि उसको माँ को दुख हुआ था काफ़ी ज़्यादा जब उसने कन्यादान किया था, और इस वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि लड़की का नेचर कैसा था। ये जो बेटी है माँ की, उसका नेचर कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, कैसी थी वो, उसका हाव-भाव कैसा था, है ना? ये हमने देखा। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने देखा कि लड़की का व्यक्तित्व कैसा था, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ से कुछ सीख दे रही है। देखिए क्या दे रही है? माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ से माँ ने सीख देनी चालू की है, ठीक है। माँ ने यहाँ से अब लेक्चर देना चालू किया अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, कि जब वो ससुराल में जाए तो ये ना करे और ये करे, ठीक है। अब देखिए पहली सीख क्या दी सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार बनता है एग्जाम में कि माँ ने पहली सीख अपनी बच्ची को क्या दी। तो देखिए आप पढ़ेंगे, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझने का मतलब है खुश मत होना। ये मत समझना कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं है। यहाँ पे पानी का मतलब है शीशे में। तो यहाँ पे माँ ने कहा है कि पानी में, पानी मतलब शीशे में,
दर्पण में झांककर अपने चेहरे को देखकर ये मत समझना कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना। रीझने का मतलब यही है कि अपनी सुंदरता पर कभी भी घमंड नहीं करना, ठीक है? कभी भी घमंड मत करना अपनी सुंदरता पर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं अपने आप को मतलब देखती हैं दर्पण में। मैं किसी एक को टारगेट करके नहीं कह रहा, मतलब ऐसा प्रवृत्ति देखी जाती है कि कई बार लड़कियां होती हैं और अपने दर्पण में अपना चेहरा देखती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तो माँ यहीं पे सीख दे रही है अपनी बच्ची को कि ऐसा मत करना, ठीक है? कि पानी में यानी कि शीशे में देख करके अपने चेहरे पर मत रीझना, ज़्यादा घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और जो आग है उसका प्रयोग केवल रोटी सेकने के लिए ही करना, उसका जलने के लिए प्रयोग मत करना। मतलब कहीं कहीं पे देखा जाता है कि दहेज लोभियाँ जो होते हैं, दहेज मांगने वाले जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न करते हैं महिलाओं का, लड़कियों का। तो यहाँ पे माँ एक और सीख दे रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, आग का प्रयोग केवल और केवल रोटियां सेकने के लिए ही करना, जलने के लिए नहीं। उसमें अपने आप को मत जलाना, ठीक है? तो यहाँ पे माँ दूसरी सीख दे रही है। तो पहली सीख क्या दी? पहली सीख ये दी कि चेहरे को अपने दर्पण में देख करके रीझना मत, मतलब खुश मत होना, घमंड मत करना। और दूसरी सीख क्या दी है कि आग क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोटी सेकने के लिए है, उससे अपने आप को मत जलाना, ठीक है? तो दूसरी सीख ये दी है। चलिए अब तीसरी सीख क्या दी है ये भी देख लेते हैं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब यहाँ पे वस्त्र क्या होते हैं? अच्छे अच्छे कपड़े। और आभूषण क्या होते हैं? आभूषण मतलब जो हमारे गहने होते हैं उनको आभूषण कहते हैं। तो हमें देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि पहले क्या करते हैं ससुराल वाले, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं पहनने के लिए, नई नई साड़ियाँ, नए नए सूट देते हैं ना, तो ये देखा जाता है। तो अच्छे अच्छे वस्त्रों पर और नए नए आभूषणों पर, गहनों पर, ये क्या है? केवल और केवल शाब्दिक भ्रम है, इनके लालच में ना पड़ना, ठीक है? ये क्या है? ये स्त्री जीवन के बंधन है, ये बेड़ियां हैं स्त्री जीवन की। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो ससुराल वाले होते हैं वो नए नए कपड़े देते हैं, नए नए आभूषण दे देते हैं। पहले तो काफ़ी ज़्यादा उसको खुश कर देते हैं, बहू को जो जाती है यहाँ से शादी होकर के लड़की, तो काफ़ी ज़्यादा उसको खुश कर देते हैं। फिर लेकिन उसी का 2-1 साल बाद या फिर कुछ महीनों बाद उसका ही उत्पीड़न करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उस पर अत्याचार करते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि इन सब के लालच में मत पड़ना, वस्त्रों के, आभूषणों के, ये सब क्या है? ये सब शाब्दिक भ्रम है, मतलब ये सब क्या है? ये एक वहम है, इसके लालच में मत पड़ना। ये सब क्या है? इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है बंधन है ये स्त्री जीवन की। बंधन मतलब ये सब क्या है? बेड़ियां हैं स्त्री जीवन की, स्त्री जीवन की बेड़ियां हैं, बंधन है। तो इन बंधन में मत पड़ना, और ये जो वस्त्र हैं और जो आभूषण है इनके लालच में कभी भी मत आना। ये सीख दे रही है यहाँ पे हमारी जो माँ है बेटी को, बेटी की माँ बेटी को सीख दे रही है। तो यहाँ पे 3 ठो सीख दी है। अब देखिए चौथी क्या है? चौथी सीख क्या दी है? माँ ने कहा लड़की तो होना पर लड़की जैसी दिखना मत, है ना? यही कहना चाह रही है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब देखिए इसी को समझते हैं क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दी है। देखिए क्या कह रही है? माँ ने कहा है कि लड़की तो होना, मतलब लड़की जैसी कोमलता तो अपने अंदर रखना, सहनशीलता तो अपने अंदर रखना, सभी का सम्मान करना, आदर करना। तो लड़की तो होना, लड़की जैसी क्वालिटीज़ तो अपने अंदर रखना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देने से क्या मतलब है? कि आप अपने अंदर, लड़की से कह रही है माँ कि आप जो है अपने अंदर कोमलता का भाव तो रखना, सहनशीलता तो रखना, और सभी का आदर करना, सभी का सम्मान करना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ये है कि शोषण को कभी भी सहन मत करना, शोषण को कभी भी बर्दाश्त मत करना, हमेशा शोषण का विरोध करना। क्योंकि ज़्यादातर लड़की देखा जाता है, लड़कियों पर शोषण किए जाते हैं, उत्पीड़न दिया जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, लेकिन फिर भी वो कोई भी आवाज़ नहीं उठाती है। तो यहाँ पे यही माँ इसको सीख दे रही है कि लड़की जैसा दिखाई मत देना। मतलब लड़की की जो एक इमेज बना ली है लोगों ने कि वो शोषण को सहती रहती है, तो ऐसा मत करना आप। लड़की से कह रही है उसकी माँ, आप हमेशा क्या करना? लड़की से कह रही है उसकी माँ कि हमेशा शोषण का विरोध करना, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना, अत्याचार कभी भी सहन मत करना। यहीं पे यही बोलना चाह रही है उसकी माँ। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। माँ ने कहा लड़की तो होना, मतलब लड़की जैसी अपने अंदर क्वालिटीज़ तो रखना, अपने अंदर गुण तो रखना लड़के जैसी, लड़की जैसी। जैसे लड़कियों के अंदर कोमलता होती है ना? तो माँ ने कहा कि लड़की तो होना, अपने अंदर कोमलता तो रखना, कोमलता का भाव रखना, सहनशीलता रखना, सभी का सम्मान करना, आदर आदर करना सबका, ठीक है? लेकिन अगर वो शोषण करें तुम्हारे ऊपर, तो उसको कभी भी बर्दाश्त मत करना। शोषण के खिलाफ हमेशा विरोध करना, शोषण का हमेशा, उत्पीड़न को कभी सहन मत करना,
और अत्याचार को कभी मत सहन करना, अगर वो अत्याचार करें तो ससुराल वाले। तो ये यहाँ पे कुछ सीखें दी हैं इसने माँ ने, ठीक है, माँ ने कुछ नसीहतें दी हैं बेटी को। तो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें दिया गया है माँ की द्वारा दी गई सीखें, मतलब माँ ने उसको क्या क्या समझाया शादी से पहले, तो ये आप समझ गए। और इस वाले पैराग्राफ में दिया है जो बेटी का पर्सनैलिटी थी, बेटी का व्यक्तित्व था, उसके बारे में कुछ दिया गया है, बेटी का स्वभाव कैसा था इस बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है डिटेल्स में। और यहाँ से दिया गया है कि जो माँ का दुख था वो बिल्कुल सच्चा था, इसमें ये कहा गया है। तो इस तरह से हमने अच्छे से पूरी जो ये कविता है अच्छे से ये पढ़ ली है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं हम आपको कन्यादान पोएम अच्छे से समझा पाए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं एकदम, ठीक है, उसका डाउट का एकदम हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो देखिए, अभी इसके आपको व्याख्या और लिखनी है, ठीक है। व्याख्या कहाँ पे मिलेगी, इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, आप जा करके वहाँ से उसको ज्वाइन करके इसकी व्याख्या, इसके नोट्स, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके MCQs, ये सारी चीज़ें वहाँ से जा करके आराम से डाउनलोड के करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर, उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट है अगर तो एकदम बेझिझक होकर पूछा कीजिए, अपना समझ के पूछा कीजिए, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। जय हिंद।